नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे का जीवन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 के पार। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी। जल्द ही 2 खेप और भेजी जाएंगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता और सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन संभव है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण विरासत में देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अनुकूल और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और आधुनिक विकास का संतुलन बनाना एक अवसर भी है और चुनौती भी है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसका मानना है कि विकासशील देशों के लिए त्वरित पर्यावरणीय आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से सर्वश्रेष्ठ बचाव है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ऊर्जा का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। We are ramping up innovations in low carbon technologies. We believe rapid economic growth is the best defense against climate change for developing nations. The Indian government has set up an ambitious target to achieve 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. श्री यादव ने कहा कि भारत न केवल कार्बन फुटप्रिंट कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि हरित ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से लाखों नौकरियों का सृजन भी कर रहा है। ये सम्मेलन सहयोग को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने और पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में 4 प्रमुख तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य भारत और विश्व में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच अर्थपूर्ण संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान भी घायल हुए। छत्तीसगढ़ में आज फिर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। यह एनकाउंटर बस्तर संभाग के सुकमा जिले में हुआ। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स मिले थे कि जिले के केरलापाल इलाके में माओवादी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शवों के साथ ही मौके से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। इनमें AK-47, सेल्फ लोडिंग राइफल, रॉकेट लॉन्चर सहित अन्य हथियार शामिल हैं। बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 400 माओवादी मारे जा चुके हैं। पिछले 10 दिन में ही करीब 50 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। सुकमा से विष्णु प्रताप सिंह राठौर के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हथियार रखने वालों से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव केवल शांति और विकास से ही आ सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राधा, तेरे पति तो हमेशा फिट दिखते हैं, क्या राज है? मेरे पति का तो पेट निकलता जा रहा है। बस मैंने उनके खाने में तेल को कम कर दिया है, तला हुआ कम और हेल्दी खाना ज्यादा। अच्छा आइडिया दिया तूने, मुझे भी यही करना पड़ेगा ताकि ये भी फिट रहे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मजबूत मध्यस्थता प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री गोयल ने कहा कि मध्यस्थता प्रणाली न्यायिक देरी को कम कर सकती है। उन्होंने आज यूनियन इंटरनेशनल डेस्क एडवोकेट्स UIA सम्मेलन भारत में नया वैश्विक विनिर्माण सत्र के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अदालत को खुला रखने से भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा मिलेगा। Arbitration is a mechanism that can cut down a lot of judicial delays if both parties are sincere in their acceptance of arbitration results. Sometimes there are concerns about the quality of arbitration, and if we can keep the courts unclogged, our desire to become a global manufacturing hub will get a big boost. श्री गोयल ने न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेटेंट, कॉपीराइट अनुमोदन और डिजाइन अनुमोदन की डिलीवरी में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वैश्विक बाजार में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि देश की औसत आयु 28.3 वर्ष है, जो इसे अन्य देशों की तुलना में सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत में आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में सबसे अधिक संख्या में युवा स्नातक हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित बिहार दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्वांचल मोर्चा के नेता, भाजपा सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। श्री नड्डा ने राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे का जीवन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की है। इस परीक्षण से उपग्रहों को विद्युत प्रणोदन प्रणाली में शामिल करने में आसानी होगी। ये परीक्षण 5.4 किलोवाट के शक्ति स्तर से एक कक्ष में स्थापित किया गया था, जो अंतरिक्ष की वैक्यूम स्थितियों का अनुसरण करता है। इस प्रणाली को अंतरिक्ष एजेंसी के भविष्य के उपग्रहों में रासायनिक प्रणोदन प्रणाली की जगह लेने और संचार उपग्रहों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। कल आए शक्तिशाली भूकंप को रिक्टर स्केल पर 7.7 मापा गया। देश की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने एक बयान में कहा कि अब तक 1002 लोग मृत पाए गए हैं और 2376 लोग घायल हैं, जबकि 30 लापता हैं। अधिकांश मौतें म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर और भूकंप के केंद्र सबसे निकटवर्ती शहर मांडले में हुई हैं। भूकंप से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 घायल हुए हैं और 47 अभी लापता हैं। दुनिया भर के कई देश सहायता भेज रहे हैं। भारत ने एक खोज और बचाव दल, एक चिकित्सा दल सहित राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत से वायुसेना के 2 विमानों के जरिए शीघ्र ही और राहत सामग्री भेजी जाने वाली है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हिंडन वायुसेना स्टेशन से ये विमान जल्द ही रवाना होंगे। एक रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 15 टन तत्काल मानवीय सहायता की पहली खेप के साथ आज सुबह यंगून में उतर चुका है।
सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि एक खोज और बचाव दल सहित चिकित्सा दल भी म्यांमार भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रखते हुए आगे और आवश्यक सहायता भेजेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने राहत सामग्री की पहली खेप यंगून के मुख्यमंत्री यू सोए थीन को औपचारिक रूप से सौंपी। इस बीच म्यांमार में भारतीय दूतावास ने कहा है कि विनाशकारी भूकंप के बाद वे भारत से सहायता और राहत आपूर्ति की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास म्यांमार में भारतीय समुदाय के साथ भी लगातार संपर्क में है। संकट में फंसे भारतीय नागरिक आपातकालीन संपर्क नंबर 9595419602 पर संपर्क कर सकते हैं। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग ह्वांग से फोन पर बातचीत की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भूकंप से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाएंगे। श्री मोदी सुबह लगभग 9 बजे महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचेंगे। वे स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद दीक्षा भूमि जाएंगे। प्रधानमंत्री नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को कल से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। आराधना चैनल नवरात्र के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला भी दर्शकों तक पहुंचाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में कहीं कहीं आज गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अलग अलग स्थानों पर आज तेज हवा चलने और राजस्थान में आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले 2 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। और अब खेल समाचार के साथ हैं अंजुम आलम। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों ही टीमें अपने शुरुआती मैच हारने के बाद ये मैच जीतकर वापसी करने की कोशिश करेंगी। कल चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराया। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर ने WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा करने वाले ठक्कर पहले भारतीय हैं। उन्होंने आज चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर में पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के आंद्रे बर्टेल्समेयर को 3-2 से हराया। और कुश्ती में जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पहलवानों ने अब तक टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे का जीवन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 के पार। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी। जल्द ही 2 खेप और भेजी जाएंगी। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों टीमों अपने शुरुआती मैच हारने के बाद ये मैच जीतकर वापसी करने की कोशिश करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।